नमस्कार व्यूअर्स। इस सेशन में हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हमारे पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई हॉट सब्सटेंस या कोल्ड सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं तो हमेशा हीट फ्लो होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो इसी बेस पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझाया गया है कि अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने ठंडा पानी लिया, उसमें बर्फ़ डाल दिया, या तो आपने कोई सादा पानी ले लिया है, गर्म पानी है या तो कोई भी सादा पानी, उसमें बर्फ़ डाल दिया है तो बर्फ़ पिघल जाता है। तो ऐसे में हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? तो हीट जो है वो जो सादा पानी है उसमें से हीट निकल के बर्फ़ में जाता है तो बर्फ़ पिघल जाता है। तो हीट जो गेन किया है वो है बर्फ़, और जो हीट लॉस्ट हुआ है वो है जिसमें जो ठंडा हो गया, पानी जो ठंडा हो गया उसे यहाँ पर हीट लॉस होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि जब भी कोई दो सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं, हॉट और कोल्ड सब्सटेंस को, तो हीट जो फ्लो होगी वो हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस, और जितनी हीट लॉस्ट होगी उतना ही हीट एक सब्सटेंस गेन करेगा। मतलब सपोज़ यहाँ पर अगर बर्फ़ ने हीट गेन किया है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा? जितना अमाउंट ऑफ हीट पानी ने लॉस्ट किया है वो। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट लॉस्ट बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय एनी अदर बॉडी व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, प्रोवाइडेड दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ द एनवायरनमेंट। मतलब कोई हीट लॉस एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा हो, सिर्फ दो सब्सटेंस को ले लिया, एक हॉट और एक कोल्ड सब्सटेंस, तो दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा और कुछ हीट लॉस्ट होगा सब्सटेंस और कोई सब्सटेंस हीट गेन करेगा। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आइडियली केस ऐसा होता है कि हीट लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस will be equal to heat gained by another substance when they are brought in contact with each other. हम समझेंगे कि अगर आइस हमें दे दिया है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दे दिया है तो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करना है। तो हमने पहले देखा था पिछले सेशन में कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देन इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें यहाँ एक्सपेरिमेंट एक करके देखेंगे और उसमें से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करेंगे ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट या सॉलिड सब्सटेंस जो दिया है वो है आइस। तो हम ये भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट को लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। एक्सपेरिमेंट का बेसिक प्रिंसिपल हम इसमें यूज़ करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसमें कुछ सब्सटेंस जो है, जो जिस सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस जो हमारा है वो है सॉलिड आइस, और लिक्विड सब्सटेंस जो हमने यहाँ पर लिया है या तो मटेरियल जो दूसरा मटेरियल है जैसे कैलोरीमीटर है, वो हमारा दूसरा सब्सटेंस है जो हीट लॉस करेगा, और जो बर्फ़ है वो हीट गेन करने वाला है। तो इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या है और हम किस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड कर सकते हैं वो यहाँ पर थियरी में देखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिकल समझेंगे किस तरह से हम लेटेंट हीट फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूला के बेस पे। तो जैसे आप इसमें फिगर में आप देख सकते हैं कि हमें एक कैलोरीमीटर दिया है। कैलोरीमीटर एक बीकर होता है, वो जो है कॉपर है, कॉपर का बना होता है। तो कैलोरीमीटर होता क्या है? तो कैलोरीमीटर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो हीट का मेजरमेंट कर सके। तो डिवाइस विच मेजर्स द हीट इज नथिंग बट अवर कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर वी आर टेकिंग अ बीकर विच इज मेड अप ऑफ अ कॉपर, और एक स्टरर है, या स्टरर का काम है, वो भी कॉपर का बना है, उसका काम है जस्ट मिक्स करना। जब भी आप आइस डालोगे पानी के अंदर तो वो मिक्स करने के लिए वी यूज़ अ स्टरर। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसका मास फाइंड कर लेंगे, वो है कॉपर कैलोरीमीटर और स्टरर का, और उसे हम मास को कह देते हैं मास ऑफ M1, दैट इज मास ऑफ कैलोरीमीटर। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टरर।
उसके बाद इसके अंदर हम पानी भरेंगे। पानी भरने के कितना पानी भरना है, तो आप हाफ से ज़्यादा भरना है, हाफ ऑफ द कैलोरीमीटर से ज़्यादा भरोगे तो ऑलमोस्ट 2/3 वाटर भर देते हैं। 2/3 पानी भरने के बाद इसके अंदर वापस हम वेट कर लेंगे, तो उसका मास फाइंड करेंगे। वो मास होगा किसका, कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर, ये तीनों का टोटल मास होगा, कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर। अब मास कर लिया है, फिर उसके बाद हम पानी और कैलोरीमीटर का ये सब्सटेंस जो है उसका हम टेम्परेचर मापेंगे। तो थर्मोमीटर अंदर डिप करके हम उसका टेम्परेचर माप लेंगे। तो टेम्परेचर सपोज इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा है किसका, कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर का, उसे हम T1 कह देते हैं, वो है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। अब इसके अंदर हमें लेटेड हीट ऑफ आइस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर डिप करेंगे, जो है हमारा आइस। तो हमने इसके अंदर एक आइस ले लिया है, आइस का एक क्यूब जो है उसके अंदर पानी के अंदर डाल दिया और उसे प्रॉपरली मिक्स किया थ्रू अ स्टरर। कहाँ तक मिक्स करोगे, जब तक वो पूरा पिघल ना जाए। जैसे ही वो पूरा पिघल जाता है वो तुरंत ही थर्मोमीटर अंदर डाल के आप उसका टेम्परेचर पहले मेजर कर लेंगे। टेम्परेचर आप मेजर करोगे तो आपको पता है आपने बर्फ़ डाला है पानी के अंदर, इसीलिए वो पानी ठंडा हो जाएगा, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उससे कम टेम्परेचर आएगा। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये भी कह सकते हैं। मिक्सचर का टेम्परेचर, मिक्सचर किसका है, तो पानी और आइस का और कैलोरीमीटर सभी का एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा, वो है हमारा T2। अब बर्फ का टेम्परेचर तो हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक बार T2 टेम्परेचर आपको मिल जाए, आपने बर्फ डाल दिया था इसीलिए उसका मास तो बढ़ जाएगा, तो आप वापस मेजर कर लेंगे मास, दैट इज M3। तो M3 क्या है, मास ऑफ किसका है, तो कैलोरीमीटर, स्टरर, वाटर प्लस आइस, ये टोटल मास है, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर प्लस आइस। तो इतना आपको मास मिल जाएगा M3। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे जो, तो आपको ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको लेने पड़ेंगे। और क्या चीज़ दी जाएगी आपको एक्सपेरिमेंट में, तो आपको पता है कि ये कैलोरीमीटर जो है वो कॉपर का बना है और कॉपर का स्पेसिफिक हीट फिक्स रहता है। तो हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमें पता होगा, तो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हम फिक्स ले सकते हैं, वो जनरली 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हमें पता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ, इसके अंदर दूसरा जो है सब्सटेंस वो है वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको पता है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप ले सकते हैं SW, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये दो चीज, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दी जाएगी। अब एक्सपेरिमेंट में लेटेंट हीट फाइंड करना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, द हीट लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू द हीट हीट गेन बाय अनदर सब्सटेंस। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वन सब्सटेंस। अब इसमें देखते हैं हीट लॉस कौन करता है। तो आपको पता है कि जब भी आप बर्फ पानी के अंदर डालते हो तो पानी और कैलोरीमीटर जो है वो ठंडा हो जाता है। इसमें इसका मतलब है हीट जो फ्लो हुई है वो कहाँ से हुई है, पानी और कैलोरीमीटर में से हीट निकल के आपने दे दी है आइस को। इसके लिए हीट लॉस किसने किया है, तो वो है एक वाटर प्लस कैलोरीमीटर, मतलब वाटर ने और कैलोरीमीटर ने हीट लॉस किया है। गेन किसने किया है, तो जो पिघल जाता है, यहाँ पर बर्फ पिघल जा रहा है तो हीट गेन किया है आइस ने, इसलिए हीट इज गेन बाय दी आइस। अब बहुत सिंपल है, हमारे पास दो इक्वेशंस थे। एक इक्वेशन था कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं MC डेल्टा थीटा, और जब भी स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं M इंटू L, मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर या रिलीज होता है उसके लिए हम दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यही यूज़ हमें यहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ करना है।
तो पहले जैसे आप सपोज वाटर ले लेते हैं, तो वाटर का आप देखोगे उसमें स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसका इनिशियल टेम्परेचर आपने देखा था कि उसका इनिशियल टेम्परेचर था T1, और जब बर्फ डाला मिक्स किया तो उसका टेम्परेचर हो गया T2। तो चेंज इन टेम्परेचर आया, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब भी हीट लॉस्ट हुआ, तो कितना हीट लॉस्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना है, तो हमें यहाँ से मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो m1 हमें पता है कैलोरी प्लस स्टरर है, और m2 जो है वो कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर है। तो इसमें से मास ऑफ वाटर कितना होगा, m2 माइनस m1। सो दिस इज द मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। C मतलब स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं लिखूंगा SW इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था वो ज्यादा है T1, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, T1 माइनस T2 प्लस, अब कैलोरीमीटर देखते हैं। तो कैलोरीमीटर का मास कितना है, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर तो हमें पता है m1, स्टरर और कैलोरीमीटर टोटल मास इज m1 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, वो भी S यहाँ पर C, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। उसका चेंज इन टेम्परेचर भी यही रहेगा क्योंकि उस इनिशियल टेम्परेचर था T1 और फाइनल टेम्परेचर हो गया T2, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2। तो ये जो है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट हुआ। अब हीट गेन कौन कर रहा है, तो हीट जो गेन कर रहा है वो है आइस। अब हीट गेन होने से हो क्या रहा है, तो पहले आइस पानी में कन्वर्ट होता है पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब 0 डिग्री आइस जो था अब पहले उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री आइस, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, 0 डिग्री वाटर। उसके बाद वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं रहता है, उसका टेम्परेचर बढ़ के फाइनल टेम्परेचर हो जाता है वो T2, क्योंकि ये T2 है टेम्परेचर ऑफ ऑल मिक्सचर, कैलोरीमीटर, वाटर, स्टरर। मतलब जो आइस अंडर डाला था उसका टेम्परेचर बढ़ के फिर बाद में 0 डिग्री वाटर के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया कितना, वो है T2। तो आइस का के अंदर आप देख सकते हैं पहले स्टेट चेंज हो रहा है, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो स्टेट जब चेंज होता है तब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं m इंटू एल। तो m इंटू एल मतलब मास ऑफ आइस यहां पर, तो मास ऑफ आइस कितना होगा, तो इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं m3 जो है वो कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर प्लस आइस है, और ये है m2 कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर। तो m3 माइनस m2 करोगे तो आपको मास ऑफ आइस मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ आइस इज m3 माइनस m2 इंटू एल मतलब लेटेंट हीट ऑफ आइस, प्लस अब स्टेट चेंज हो गया, 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ के फाइनल टेम्परेचर हो गया T2, इसीलिए उसमें अब टेम्परेचर चेंज आ रहा है। तो टेम्परेचर चेंज के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी m3 माइनस m2 दैट इज मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट जो अब वाटर हो गया है इसलिए SW इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब 0 डिग्री वाटर आइस जो है पहले 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ के T2, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा T2 माइनस 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा T2 माइनस 0। तो यहां पर हीट लॉस कितना हुआ, दैट इज दिस, हीट गेन कितना हुआ है, दैट इज दिस। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो अब ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, और अगर मैं इस दोनों को इक्वेट कर देता हूं, हमारा इक्वेशन हो गया लेटेंट हीट ऑफ आइस का, जिसमें आप ऑब्जर्वेशंस में से आपको m1 पता है, m2 पता है, m3 पता है, SC मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सभी वैल्यू आपको पता है। तो इसमें से आप लेटेंट हीट ऑफ आइस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियली लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो आपकी वैल्यू भी उसके आसपास आनी चाहिए, दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यह एक थियरी है जिसके द्वारा हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का। उसके लिए हमने थियरी में जैसे देखा था, हमें चाहिए कैलोरीमीटर और स्टरर। तो ये है कैलोरीमीटर और ये है स्टरर। आप देख सकते हैं ये स्टरर से आप पानी या आइस को मिक्स करने के लिए यूज़ होगा। पहले हम इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वेइंग बैलेंस दे दिया गया है। तो ये है हमारा वेइंग बैलेंस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वेइंग पैन्स जो रखे हैं, उसमें वेट करने के लिए बीच में एक नीडल दी है, जो नीडल के नीचे एक स्केल दिया है। जब भी दोनों साइड बैलेंस सेम रहेगा तब नीडल सेंटर पे रहने वाला है। पर आपको अगर बैलेंस चेक करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर जो नॉब दिया है उसको जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये बैलेंस जो है, दोनों साइड के पैन जो है वो फ्रीली लेविटेट होंगे। और जब फ्रीली लेविटेट होंगे तो दोनों साइड अगर बैलेंस सेम है, दोनों पैन में अगर बैलेंस सेम है, तो ये जो नीडल है वो स्केल की रेंज में रहेगा, स्केल के सेंटर पे। अगर मैं एक साइड अगर मैं वेट बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिंगर रखा, तो आप देख सकते हैं जो नीडल है वो एक साइड चली जाती है। नीडल जिस साइड जाती है उस साइड वेट यहाँ पर कम है। अगर मैं यहाँ पर वेट बढ़ा देता हूँ तो नीडल इस साइड चली गई, मतलब लेफ्ट साइड चली जाती है। इसका मतलब हुआ कि जिस साइड नीडल जाती है वहाँ पर वेट कम है। जब आपको वेट नहीं करना हो या तो कुछ वेट रखना हो या निकालना हो तो भाई इसको रेस्ट पोजीशन में रखोगे, ताकि यहाँ से ये बैलेंस जो है वो हट ना जाए, मतलब इम्बैलेंस नहीं हो जाए उसके कारण। उसके लिए आप वापस उसको रेस्ट पोजीशन में रखेंगे। अब मेजर कैसे करना है आपको पता है। ये अब कैलोरीमीटर और स्टरर को यहाँ पर रखोगे और उसके बाद आप वेट करने के लिए यहाँ पर कुछ वेट रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें वेट बॉक्स दिया है। इस वेट बॉक्स में सभी वेट का टोटल मास जो है, वेट जो है, टोटल मास जो है उसके अंदर लिखे हुए हैं। ये 200 ग्राम्स है, ये 100 ग्राम्स है, ये 50 है, 20 है, 20 है, ये 10 ग्राम्स है। यहाँ पर एक देखोगे ये 5 ग्राम्स दिया है, इसमें 2 ग्राम, 2 ग्राम और ये 1 ग्राम का है। अगर उससे भी नहीं काम होगा, अगर उससे भी कम वेट चाहिए तो हमारे पास दूसरे कम वेट के भी दे दिए हैं, जो है मिलीग्राम्स में। तो हमें मिलीग्राम वेट की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, ताकि हमें एग्जैक्ट वेट पता चले। अब शुरू करते हैं। मैं पहले यहाँ पर 50 ग्राम्स रखता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर 50 ग्राम रख के फिर चेक करता हूँ कि बैलेंस में हुआ कि नहीं। तो उसके लिए मैं वापस इस क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। जैसे ही मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये नीडल जो है वो लेफ्ट साइड चली जाती है। जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड अगर नीडल जाती है, जो जिस साइड नीडल गई है वहाँ पर वेट कम है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें कुछ और वेट रखने पड़ेंगे। तो कुछ और वेट रखने के लिए मैं वापस इसके अंदर 20 ग्राम्स रख देता हूँ। 20 ग्राम रखने के बाद वापस मेजर करता हूँ। अब आप देखोगे तो नीडल जो है वो राइट साइड चली जाता है। तो राइट साइड चला गया, इसका मतलब यहाँ पर मैंने वेट ज़्यादा रख दिया है, इसका वेट कम हो गया है। तो अब मैं यहाँ से 20 ग्राम निकाल दूंगा। अब 10 ग्राम्स रखते हैं, वापस मेजर करते हैं। अभी भी 10 ग्राम्स जो रखे हैं वो ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ पर 50 और ये 5 ग्राम कर देता हूँ। अब 50 और 5 ग्राम करने से ये लेफ्ट साइड चला जाता है। इसका मतलब है 55 ग्राम्स कम है। तो 55 ग्राम्स कम है तो मैं यहाँ पर 2 ग्राम और रख देता हूँ और फिर वापस देखता हूँ, अभी भी कम है। फिर और 2 ग्राम, फिर वापस देखते हैं तो यहाँ पर वेट आप देखोगे अभी भी लेफ्ट साइड चला जाता है। अब मैं मिलीग्राम्स ले लेते हैं और थोड़ा कम है। अब आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमा दिया है, पर नीडल जो है वो अभी भी स्केल की रेंज में है, एक साइड नहीं चला जाता है, स्केल के ऑलमोस्ट सेंटर में है। इसका मतलब टोटल वेट जो मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टरर यहाँ पर जो है वो कितना है, तो हम ये मेजर कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये है 50 ग्राम्स, फिर ये है 55 और 2 ग्राम के हमने 2 यूज़ किए हैं। तो 55 प्लस 4 मतलब 59 और मिलीग्राम यहाँ पर आप देखोगे तो 500 प्लस 200 मतलब 700 मिलीग्राम्स है। तो हमारा वेट जो यहाँ पर मास जो कैलोरीमीटर प्लस स्टरर का हुआ वो हुआ 59.7 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम्स। तो यहाँ पर मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टरर है 59.7 ग्राम्स।
अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या लेना है, तो अब इसके अंदर हम पानी लेंगे। कितना पानी रखेंगे, तो इसके अंदर आप 2/3 वाटर भर देंगे। तो 2/3 वाटर भर देते हैं। के अंदर मैंने 2/3 वाटर भर दिया है। 2/3 वाटर मतलब यहाँ तक मैंने पानी भर दिया है, नॉर्मल वाटर हमें भरना है। अब वापस हम मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा मास हो जाएगा m2, जिस कैलोरीमीटर प्लस स्टरर प्लस वाटर। अब जैसे ही आपने पानी भरा है तो वेट जो था, मास जो है वो बढ़ जाएगा, जो हमारा 59.7 आया था उससे ज़्यादा हो जाएगा। वापस हम यही वेट बॉक्स यूज़ करके उसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 50 और 100 रख देता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 ग्राम्स भी कम पड़ रहा है, तो आप 20 और रख देंगे। 170 ज़्यादा हो गया, तो ये 20 ग्राम्स निकाल के अब मैं यहाँ पर 20 से जगह 10 रखता हूँ, मतलब 160 रख दिया है। 160 भी ज़्यादा है, तो हमें 5 ग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। 155 कम है और 160 ज़्यादा हो जाता है, तो 155 और 60 के बीच में मास होगा। आप देखोगे कि स्केल की रेंज में है। आप थोड़ा सा और वेट बढ़ा सकते हैं मिलीग्राम में, पर वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, ये फ्रीली लेविटेट हुआ और बैलेंस में, दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस में हो गया है, और ये नीडल जो है वो स्केल की रेंज में है। तो ये कितना मास आया, तो हम ये मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मास है 100 प्लस 50 प्लस 5 मतलब 155, और ये 1 ग्राम है, तो 155 और 1 मतलब 156, और ये 500 है, तो हमारा मास जो हो गया वो है 156.5। अब इसका आप इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लोगे, तो इनिशियल टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थर्मोमीटर दिया है। इस थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हमें पहले इनिशियल टेम्परेचर T1 मेजर कर लेना है। तो आप पानी के अंदर थर्मोमीटर को रखेंगे और देखेंगे कि मर्क्यूरी राइज कहाँ तक होता है। तो उसे 1 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट या 30 सेकेंड्स तक आप पानी के अंदर रखोगे, ताकि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चले। मीटर के द्वारा अगर आप टेम्परेचर यहाँ पर देखोगे, तो ये टेम्परेचर राइज जो हुआ है वो है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ब्लैक लाइन जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखती है। तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो T1 है वो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यह टेम्परेचर किसका है, वाटर प्लस कैलोरीमीटर प्लस स्टरर का। अब ये थर्मोमीटर वापस हम रख देंगे। अब इसके अंदर आपको बर्फ रखना है। बर्फ को इसके अंदर, पानी के अंदर आप डाल दोगे और एक बर्फ का क्यूब लेके, ये एक बर्फ का क्यूब लेके उसको पानी के अंदर डाल देंगे और प्रॉपरली उसको स्टर करना है। कहाँ तक स्टर करोगे, जहाँ तक ये पूरा बर्फ पिघल ना जाए। जैसे ही ये बर्फ पिघल जाता है तो आप देखोगे कि पानी जो है वो पूरा ठंडा हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है। अब इसका पानी में बर्फ पूरा पिघल गया है। अब बर्फ जैसे ही पिघल जाता है, आपको थर्मोमीटर वापस उसके अंदर डाल के उसका फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मेजर करना है। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मेजर करने के लिए एटलीस्ट 30 सेकेंड्स आप होल्ड करोगे। टेम्परेचर जितना मिनिमम तक जाता है वहाँ तक आप मेजर करोगे। अब आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर पहले 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो 26 से कम होता हुआ यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। मतलब फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही तक पहुंचा है मिनिमम टेम्परेचर। अब उससे नीचे टेम्परेचर जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो हमारा है T2 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर हमें मिल गया है। अब यहाँ से ये थर्मोमीटर हम निकाल देंगे।
अब इसके अंदर बर्फ़ डाला था, इसके मतलब इसका वजन वेट जो है बढ़ गया होगा, तो वापस इसका वेट हम मेजर कर लेंगे। जो 156 जो हमने मेजर किया था वाटर के साथ उससे ज़्यादा आएगा, तो पहले 150 तो रख ही देते हैं, 155 और अब वापस देखते हैं, तो अभी भी वेट कम है तो थोड़ा और बढ़ा देंगे, इसके अंदर वेट रख देते हैं। तो मैं 10 ग्राम रख देता हूँ, मतलब 160 ग्राम्स कर देता हूँ। अब वापस देखते हैं, 160 ग्राम्स भी कम है तो और 2 ग्राम रख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज घुमाया स्केल सेंटर में है और मतलब ये दोनों अब बैलेंस हो गया है। तो कितना वेट हो गया, तो वेट हो गया वो है ये है 100 ग्राम्स, ये 150, 60, 160, ये 3 हो गया और ये 500 मिलीग्राम है, तो 163.5। तो हमारा जो वेट फाइनल वेट जो आया वो है 163.5 ग्राम्स। तो इतने आपको मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। आपने ये ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं, आपको ऑब्जर्वेशंस मिल गए, उसमें से आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन से आपको लेटेंट हीट मेजर कर सकते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए उस तरह से, कैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने हमारा जो मास आया था, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस टरर, वो था m1 = 59.7 ग्राम। मास ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर प्लस टरर जो था वो 156.5 ग्राम्स। उसके बाद हमने इनिशियल टेम्परेचर मापा, पानी के अंदर थर्मोमीटर रख के हमने टेम्परेचर जो मेजर किया था वो आया T1। फिर उसके बाद हमने बर्फ़ डाला और बर्फ़ डाल के उसमें जब मिक्स कर दिया, तो जब बर्फ़ पूरा पिघल गया तब आपने टेम्परेचर जो मापा था वो मेजरमेंट हमने लिया, वो आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। M3 जो है वो है 163.5 ग्राम, मतलब टोटल मास कैलोरीमीटर प्लस टरर प्लस वाटर प्लस आइस। इतने मेजरमेंट्स हमने ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट द्वारा लिए हैं। अब हमें लेटेंट हीट ऑफ आइस फाइंड करना है, तो हमने थियोरी में देखा था, ये हमारी फार्मूला है, जिस फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ M1, M2, T1, T2, M3 स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर और SW जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, उसकी वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में रख देंगे। जैसे ही आप फार्मूला में रखेंगे उसके बाद हम अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो लेटर से इसकी वैल्यू जो है वो आती है 580.8, 59.7 इंटू 0.1 इंटू 26 माइनस 20 करोगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो है 35.82। ये जो वैल्यू आती है उसमें से माइनस ये करना है 163.5 माइनस 156.5 इंटू 1 इंटू अगर आप 20 करते हो, 20 मतलब अगर T2 जो फाइनल टेम्परेचर था अगर ये कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 140। उसको आप डिवाइड करोगे 163.5 माइनस 156.5, जो हमारा M3 माइनस M2 है वो है मास ऑफ आइस। और जो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी 7 ग्राम्स। तो हमारा जो आइस था वो 7 ग्राम्स का था। तो अगर ये आप कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेशन करोगे तो ऊपर की न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी 476 पॉइंट समथिंग वैल्यू, जैसे से 62, ये कुछ वैल्यू 476.62 आएगी डिवाइडेड बाय अगर आप 7 करोगे तो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 68.02 यूनिट होगा हमारा कैलोरी पर ग्राम। मतलब जो आइस हमें दे दिया गया है वो उसका लेटेंट हीट की वैल्यू जो आई वो है 68.08 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरह से हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का लेटेंट हीट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पर्टिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर आइस फाइंड का लेटेंट हीट आपको फाइंड करना हो तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियली लेटेंट हीट आइस का होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, पर कुछ एरर के कारण वैल्यू हमारी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो ये था मेथड जिससे हम लेटेंट हीट ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट कर सकते हैं।